मिडिल ईस्ट के दिल में बसा कतर सिर्फ एक छोटा सा रेत का आइलैंड जहां आबादी मुश्किल से 30 लाख के करीब है, मगर असर पूरी दुनिया पर। दुनिया का सबसे बड़ा यूएस मिलिट्री बेस भी यहीं है और हैरानी की बात ये कि हमास का पॉलिटिकल ऑफिस भी यहीं पर मौजूद है। यानी एक ही जमीन पर अमेरिका के फाइटर जेट्स भी उड़ते हैं और उसी हवा में हमास के ऑफिसर्स भी सांस लेते हैं। तो सवाल ये उठता है, आखिर कतर कैसे एक साथ इतनी राइवल पावर्स को अपने मुल्क में जगह दे देता है? क्या ये न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है या फिर एक सोचा समझा स्ट्रैटेजिक गैम्बल? दरअसल कतर का पूरा एग्जिस्टेंस एक नाजुक बैलेंस पर खड़ा है। आसपास हैं सऊदी अरब, यूएई और ईरान जैसे तगड़े पड़ोसी जिनके साथ रिश्ते हमेशा सुकून भरे नहीं रहे। इसीलिए कतर ने शुरू से एक ऐसी पॉलिसी अपनाई जिसमें उसने किसी एक ब्लॉक के साथ पूरी तरह झुकाव नहीं दिखाया। न अमेरिका का पूरा साथी बना, न ईरान का दुश्मन, बल्कि दोनों के साथ फंक्शनल रिलेशनशिप रखकर अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखा। यही वजह है कि आज कतर एक ऐसा ब्रिज स्टेट बन चुका है जहां ग्लोबल डिप्लोमेसी की सबसे मुश्किल डिस्कशंस हल होती हैं। चाहे अफगान तालिबान से पीस टॉक्स हों या फिर हमास और इजराइल के बीच सीज फायर नेगोशिएशन, कतर हर जगह मीडिएटर के तौर पर सामने आता है। ये ताकत उसे सिर्फ पैसे से नहीं बल्कि एक बेहद समझदार और कैलकुलेटेड फॉरेन पॉलिसी स्ट्रैटेजी से मिली है। कतर की न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं थी, बल्कि एक सोचा समझा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल प्लान था। एक छोटा मुल्क, लिमिटेड रिसोर्सेज और चारों तरफ रीजनल जायंट्स। ऐसे हालात में न्यूट्रलिटी ही वो रास्ता था जिससे कतर अपनी सॉवरेनिटी, एग्जिस्टेंस और नेशनल इंटरेस्ट दोनों बचा सकता था। इसीलिए कतर ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को 3 मजबूत प्रिंसिपल्स पर खड़ा किया: डायलॉग, डाइवर्सिफिकेशन और डिप्लोमेसी। सबसे पहले डायलॉग। कतर ने रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स में साइड्स लेने से परहेज किया। वो हर ग्रुप और हर ताकत से बात करता रहा, चाहे वो अमेरिका हो या ईरान, हमास हो या इजराइल, तालिबान हो या वेस्ट। यही ओपन डोर डिप्लोमेसी उसकी पहचान बन गई। दूसरा, डाइवर्सिफिकेशन। कतर ने सिर्फ तेल और गैस की इकोनॉमी पर डिपेंडेंट रहने के बजाय अपनी फॉरेन अलायंसेस और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स को भी डाइवर्सिफाई किया। टर्की, पाकिस्तान, चाइना और यहाँ तक कि यूरोप के साथ भी स्ट्रैटेजिक टाइज बनाए ताकि किसी एक पावर पर उसकी सिक्योरिटी डिपेंड न करे। और तीसरा, डिप्लोमेसी। कतर ने अपने साइज से कहीं ज्यादा बड़ी डिप्लोमेटिक प्रेजेंस एस्टैब्लिश की। दोहा को उसने एक ग्लोबल नेगोशिएशन हब बना दिया जहां पीस डील्स, पॉलिटिकल डायलॉग्स और ह्यूमैनिटेरियन टॉक्स रेगुलरली होती हैं। चाहे अफगान पीस प्रोसेस हो या सूडान क्राइसिस, कतर हमेशा एक न्यूट्रल मीडिएटर की तरह सामने आया। यही वो 3 पिलर्स हैं जिन्होंने कतर को रीजनल पॉलिटिक्स में एक ऐसा रोल दिया जहां वो किसी भी साइड में न होते हुए भी सबके बीच सेंट्रल प्लेयर बन गया। इस न्यूट्रलिटी मॉडल की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि कतर ने अपनी फॉरेन रिलेशंस को सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं बल्कि अपनी ग्लोबल रेलेवेंस और स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया। कतर की न्यूट्रल फॉरेन पॉलिसी सिर्फ एक पॉलिटिकल चॉइस नहीं थी, ये उसकी जियोग्राफिकल रियलिटी और लिमिटेड रिसोर्सेज की देन थी। अगर आप कतर के नक्शे पर नजर डालें तो साफ समझ आता है कि ये मुल्क कितना वल्नरेबल है। एक छोटा पेनिनसुला जिसे लगभग हर तरफ से पानी ने घेरा हुआ है और जमीन से सिर्फ सऊदी अरेबिया से जुड़ा है। यहाँ न कोई नदी है न कोई झील, मतलब नो नेचुरल सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। साल भर में बारिश कुछ मिलीमीटर से ज्यादा नहीं होती। दुनिया के चौथे सबसे सूखे देशों में इसका नाम आता है। इसलिए कतर को अपनी एग्जिस्टेंस बनाए रखने के लिए तकनीक और इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह डिपेंडेंट रहना पड़ा। उसने अपने सर्वाइवल के लिए डीसैलिनेशन प्लांट्स, डीप बोरवेल्स और मैसिव मैन मेड रेजर्वोयर्स बनाए जो समंदर के पानी को साफ करके पीने लायक बनाते हैं। मगर ये प्रोसेस बेहद एक्सपेंसिव है। हालांकि कतारी सिटीजन्स को पानी फ्री मिलता है, लेकिन देश की इकोनॉमी पर इसका बहुत बड़ा बोझ पड़ता है। और क्योंकि आबादी में सिर्फ 11% लोग कतारी सिटीजन्स हैं, बाकी सारे माइग्रेंट वर्कर्स हैं, इसलिए इतनी लिमिटेड पॉपुलेशन के बावजूद वाटर डिमांड बहुत ज्यादा है। इस हैवी डिमांड और लिमिटेड सप्लाई के कारण कतर हर साल टॉप 5 वाटर स्ट्रेस्ड कंट्रीज में गिना जाता है। मतलब रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, पॉपुलेशन डिपेंडेंट है और सर्वाइवल हर लेवल पर कॉस्टली है। फूड सिक्योरिटी की हालत भी कुछ ऐसी ही है। देश की जमीन का सिर्फ 1 से 2% हिस्सा ही खेती के लायक है। इसलिए कतर 90% से ज्यादा फूड इंपोर्ट्स पर डिपेंड करता है, तुर्की, यूएस, कनाडा और कई दूसरे मुल्कों से। ये सब बातें मिलकर एक चीज साफ करती हैं, कतर का हर कदम उसकी एग्जिस्टेंस स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। वो जानता है कि अगर उसे सरवाइव और ग्रो करना है तो उसे हर लेवल पर इंटरनेशनल कोऑपरेशन और न्यूट्रल डिप्लोमेसी की जरूरत है।
कतर की कहानी का असली मोड़ शुरू हुआ नेचुरल गैस से। वो एक लिमिटेड रिसोर्स नेशन से निकलकर एक ग्लोबल एनर्जी सुपर पावर बन गया। कतर के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा प्रूवन नेचुरल गैस रिजर्व है और इसी ने उसकी इकोनॉमिक डेस्टिनी को बदल दिया। इस छोटे से मुल्क के पास जो जियोग्राफिकल डिसएडवांटेज थी, वही अब उसकी स्ट्रेटेजिक एडवांटेज बन गई। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है नॉर्थ फील्ड, एक विशाल अंडर वाटर गैस रिजर्व जो पूरी तरह कतर के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आता है। यही फील्ड उसे रीजनल एनर्जी जायंट्स जैसे ईरान और रूस के बराबर खड़ा करता है। मगर सिर्फ रिजर्व्स होना काफी नहीं था। कतार ने 1990 के दशक में विजनरी लीडरशिप के तहत नेचुरल गैस को लिक्विफाइड फॉर्म LNG में कन्वर्ट करने का फैसला लिया। LNG यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, जो दूर दराज देशों तक आसानी से एक्सपोर्ट की जा सकती है। इसके लिए आमिर हमद बिन खलीफा अल थानी ने रस लफन इंडस्ट्रियल सिटी की फाउंडेशन रखी, एक ऐसा एनर्जी हब जिसने कतर की इकोनॉमी को रीशेप कर दिया। यहाँ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बना, प्रोसेसिंग प्लांट्स, पाइपलाइंस और रेफ्रिजरेटेड टैंकर्स, जिनसे कतार अब सालाना 77 मिलियन मीट्रिक टन से ज्यादा LNG निर्यात करता है। शेवरॉन, शेल और कई ग्लोबल एनर्जी जायंट्स ने यहाँ इन्वेस्टमेंट किया। आज कतार LNG एक्सपोर्ट में सिर्फ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से पीछे है। यही गैस रिवॉल्यूशन कतर के हर सक्सेस की बुनियाद बनी। इसी ने दोहा के स्काईलाइन को बनाया, इसी ने इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई किया और इसी ने उसे जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस दिलाया। 2000 से 2010 तक कतार का GDP पर कैपिटा ग्रोथ दुनिया में सबसे तेज रहा। इसने एक ऐसे मुल्क को जो कभी सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट था, अब ग्लोबल रेलेवेंस और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस दे दी। लेकिन ये ग्रोथ सिर्फ इकोनॉमी तक सीमित नहीं रही। कतार ने अपने वेल्थ को पावर प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया, स्पोर्ट्स, डिप्लोमेसी और मीडिया के जरिए। नेचुरल गैस ने कतार को वेल्थ दी, मगर इस वेल्थ को ग्लोबल रिकॉग्निशन में बदलना, वो था असली विजन। यहीं से शुरू हुआ कतार सॉफ्ट पावर प्रोजेक्ट, एक केयरफुली डिजाइन्ड स्ट्रैटेजी जिसने इस छोटे से डेजर्ट नेशन को इंटरनेशनल स्टेज पर एक इन्फ्लुएंशियल वॉइस बना दिया। सबसे पहले कतर ने अपनाई ब्रांड कतर पॉलिसी, जिसका मकसद था ये दिखाना कि कतर सिर्फ एनर्जी एक्सपोर्टर नहीं, बल्कि एक मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग नेशन है। इसका पहला और सबसे ताकतवर टूल बना अल जजीरा नेटवर्क। 1996 में लॉन्च हुई यह न्यूज चैनल मिडिल ईस्ट की पहली ऐसी इंडिपेंडेंट वॉइस थी जिसने ऑथोरिटेरियन सरकारों और रीजनल इश्यूज पर खुलकर बात की। अल जजीरा ने कतार को एक डिप्लोमेटिक प्लेटफॉर्म दे दिया, जहां से वो ग्लोबल नैरेटिव्स को शेप कर सकता था। इसके बाद आया स्पोर्ट्स डिप्लोमेसी। कतर ने समझा कि फुटबॉल इज पावर, इसलिए उसने पेरिस सेंट जर्मेन, PSG जैसे क्लब खरीदे और फिर दुनिया को चौंकाते हुए फीफा वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी अपने नाम की। यह सिर्फ एक स्पोर्टिंग इवेंट नहीं था, बल्कि एक मैसेज था कि कतार ग्लोबल लेवल पर कम्पीट कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, मेट्रो सिस्टम्स, स्टेडियम्स, इन सब ने दोहा को एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बना दिया, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी साथ साथ चलते हैं। इसके साथ कतर एयरवेज ने भी सॉफ्ट पावर का एक नया डायमेंशन खोल दिया। वर्ल्ड्स बेस्ट एयरलाइन बनकर इसने लग्जरी, एक्सीलेंस एंड इनोवेशन को कतार की पहचान बना दिया। कतर फाउंडेशन, एजुकेशन सिटी और रिसर्च सेंटर्स ने इसे इंटेलेक्चुअल हब की शेप दी। 2017 के अंदर अचानक रीजन के कई अरब मुल्कों ने उसके खिलाफ ब्लॉकेड लगा दिया। सऊदी अरेबिया, UAE, बहरीन और इजिप्ट ने कतार पर आरोप लगाया कि वो टेरर ग्रुप्स को सपोर्ट करता है और ईरान से बहुत करीबी रिलेशंस रखता है। इन देशों ने कतार के साथ एयर, लैंड और सी लिंक काट दिए, मतलब न कोई इंपोर्ट न एक्सपोर्ट। यहाँ तक कि कतार की अकेली लैंड बॉर्डर जो सऊदी अरेबिया से जुड़ी थी, वो भी बंद कर दी गई। यह एक ऐसा मोमेंट था जब छोटे से मुल्क के सामने उसकी एग्जिस्टेंस का सवाल खड़ा हो गया। मगर यही वो वक्त था जब कतार ने दिखाया कि उसकी रेजिलियंस और डिप्लोमेटिक मैच्योरिटी कितनी गहरी है। सबसे पहले कतर ने अपने सीमित संसाधनों का स्मार्ट इस्तेमाल किया। टर्की और ईरान से जल्दी सप्लाई राउट्स बनाए, एयर कार्गो के जरिए फूड और बेसिक कमोडिटीज मंगाई। कतर एयरवेज ने ऑपरेशंस को एडजस्ट किया, नई रूट्स डेवलप की और फ्लाइट नेटवर्क को बनाए रखा। इस क्राइसिस ने कतार को और भी इंडिपेंडेंट बना दिया। उसने अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाया, LNG एक्सपोर्ट्स को एक्सपैंड किया और न्यू ट्रेड पार्टनर्स जैसे इंडिया, चाइना और जापान से इकोनॉमिक टीएस को मजबूत किया। आयरॉनिकली, ब्लॉकेड लगाने वाले कंट्रीज को कुछ सालों में एहसास हुआ कि कतार न सिर्फ सरवाइव कर गया, बल्कि और भी मजबूत होकर उभरा। 2021 में जब अल उला एग्रीमेंट के तहत ब्लॉकेड आधिकारिक तौर पर खत्म हुआ, तो कतार एक ऐसे मुल्क के रूप में सामने आया जो अब रीजनल पॉलिटिक्स का मीडिएटर बन चुका था, ना कि विक्टिम। उसने दिखाया कि डिप्लोमेसी, पेशेंस और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कभी-कभी मिलिट्री पावर से भी ज्यादा इफेक्टिव साबित होते हैं।
ब्लॉकेड के बाद कतार ने जिस तरह अपने डिप्लोमेटिक स्टांस को ट्रांसफॉर्म किया, वो पूरे मिडिल ईस्ट के लिए एक नया मॉडल बन गया। अब ये मुल्क सिर्फ एक रिच एनर्जी एक्सपोर्टर नहीं रहा, बल्कि एक मीडिएटर नेशन, एक ऐसा देश जो संघर्षों में बीच का रास्ता निकालता है। कतार ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को डायलॉग ओवर डोमिनेंस के प्रिंसिपल पर बिल्ड किया। आज कतार की विजन 2030 सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर या जीडीपी ग्रोथ तक सीमित नहीं, बल्कि रीजनल इन्फ्लुएंस और सस्टेनेबल डिप्लोमेसी की विजन है। कतार ये साबित कर चुका है कि कभी ब्लॉकेड झेलने वाला छोटा सा देश अब पीस और नेगोशिएशन की ग्लोबल पावर बन चुका है। दोहा के स्काईलाइन में जो चमकती हुई टावर्स दिखती हैं, वो सिर्फ लक्जरी की निशानी नहीं, बल्कि उस रेजिलियंस, प्लानिंग और कॉन्फिडेंस का सिंबल है जिसने कतार को मॉडर्न अरब वर्ल्ड में एक इंडिपेंडेंट और रिस्पेक्टेड आइडेंटिटी दी। और शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा लेसन है कि नेशनल पावर सिर्फ वेपन्स या ऑयल से नहीं, बल्कि स्ट्रैटेजी, स्थायित्व और राष्ट्रीय हित की समझ से बनती है।